हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा हुआ है। ये जो टॉपिक है थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी इक्वेशंस नहीं है, सिर्फ इसका थ्योरी पार्ट है जो कि थोड़ा बड़ा है। लेकिन लर्न करने में अगर ये आएगा तो या तो 1 मार्कर में आ जाएगा, अगर इस बार ऐसा हुआ तो ये 4 मार्कर में भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में अलग अलग पढ़ना होता है। कभी कभी डिफरेंस के रूप में आ जाता है, मिसल फॉर्मेशन के रूप में आ जाता है, या फिर ये क्लीन कैसे करता है उस फॉर्मेशन में भी आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सोप जो होते हैं क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन्स, एंड व्हेन एन ऑयल और फैट is treated with sodium hydroxide solution, it get converted into सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन होती है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर सोडियम सॉल्ट की चेन होती है, लेकिन किसकी होती है? सल्फोनिक एसिड की। किसमें? डिटर्जेंट में। और सोप में चेन होती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये दोनों जो हैं ये मेन डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि सोडियम वर्ड दोनों में ही यूज हो रहा है, सोप में भी डिटर्जेंट में भी। डिफरेंस जो है वो ये है कि लॉन्ग चेन बनती किसकी है? सोप्स में लॉन्ग चेन बनती है कार्बोक्सिलिक की, और डिटर्जेंट में बनती है सल्फोनिक की। इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो जब आप ऑयल को या फैट को अपने कपड़ों पे लगा देते हो और फिर वो धुलने के लिए जाता है, तो उसमें जब ये चीज़ें जाती हैं तो वो उसको ग्लिसरॉल या एसिड में कन्वर्ट करके और वहाँ से वो जो गंदगी होती है उसको निकाल देता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसमें हम सबसे बड़ा हाथ देखेंगे मिसल फॉर्मेशन का। तो जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं उसमें दो टाइप के फॉर्मेशन होते हैं। पहला होता है आपका हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि फोबिक मतलब डर। तो जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो आपकी ऑयल की तरफ या जो गंदगी चिपकी है डर्ट की तरफ उसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो वाटर की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा। तो अगर ये ऑयल डर्ट है ना, गंदगी जो है ना, आपने इसमें जो भी डिटर्जेंट लगाया होगा, इसमें हाइड्रोफोबिक एंड जो होगा वो इसकी तरफ जाएगा, ऑयल की तरफ। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा जिसको वाटर के साथ जाना है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो आप एक चैनल ऐसा बनाएं, आप एक चेन ऐसी बनाएं जिसमें आपने ऐसा बनाया हो, डर्ट के पास जो जा रहा है ये क्या है? हाइड्रो। और डर्ट से अवे जो जा रहा है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक। और ये हो गया फोबिक। ठीक है, फोबिक वो है जो पानी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फोबिया मानता है, उससे डरता है, तो हाइड्रोफोबिक है तो पानी के पास नहीं जाएगा। ऐसे करके याद कर लेना, दिमाग में जल्दी बैठेगा। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल सारे चिपक जाते हैं उसके आसपास, इस क्लस्टर्स को क्या बोलते हैं हम? मिसल। व्हेन अ सोप और डिटर्जेंट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, द मॉलिक्यूल्स गैदर टुगेदर एंड फॉर्म अ क्लस्टर्स कॉल्ड मिसल्स। ठीक है, टेल जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है जैसे मैंने बताया था, और हेड जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है। तो हेड आपका क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोफिलिक। और जो अंदर है वो क्या है? टेल का ये पार्ट हाइड्रोफोबिक। पेपर में कभी कभी एक नंबर में बनाने में आया होता है। अगर मान लो आपको नॉर्मल पूछ रहा है और आपके पास टाइम है तो आप ये बना सकते हो डायग्राम, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्कम। ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, ये आपने देखा भी होगा। अगर आपने मम्मी को कपड़े में धोते हुए देखा है, या आपने वॉशिंग मशीन से पानी निकलते हुए देखा है, तो ब्लैक कलर का अलग सा चिपचिपा पानी निकलता है। ठीक है ना, तो वो जो चिपचिपा पानी है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्कम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं हॉट वाटर में, तो ये आपको आराम से दिख जाता है। अब ये पार्ट आता है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, जिसको आपको इतना बड़ा या इससे बड़ा या जैसे भी लिखना है लिखें, लेकिन इसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छे खासे मार्क्स का आता है। और ये लर्न अगर आपको एक बार हो जाता है तो बार बार आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो इन क्लेंजिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैचेस इटसेल्फ टू द ऑयली डर्ट। तो वो हाइड्रोकार्बन की जो टेल वाला पार्ट होता है वो अपने आप को ऑयली डर्ट से अटैच कर लेता है। व्हेन वाटर इज एजिटेटेड द ऑयली डर्ट टेंड्स टू लिफ्ट ऑफ। जब वाटर डाला जाता है उसमें और उसको घिसा जाता है, तो ऑयल डर्ट जो होती है वो उड़ जाते हैं वहां से फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड डिसोसिएट, और वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल टू स्टिक टू द ऑयल, और ये अपॉर्चुनिटी देता है बाकी टेल्स को ऑयल के साथ चिपकने की।
जो नेगेटिवली चार्ज हेड होता है वाटर में, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनने से रोकता है और वो आपस में बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट करने से रोकता है, जिसकी वजह से इसका मिसल फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। जब वो एक साथ बनते हैं और ऑयल पे जब आप मतलब जैसे वॉशिंग मशीन से घुमा रही होती है कपड़े को, तो बेसिकली यही काम होता है कि वो उसको ईजिली निकाल पाए वहाँ से। तो जब हम उसको रगड़ते हैं कपड़े को या हम उसको घिसते हैं या वॉशिंग मशीन के द्वारा किया जाता है काम, तो ऑयली डर्ट पार्ट जो होता है वो आराम से ऑब्जेक्ट से निकल जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली यही था आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये बहुत कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ईज़ी टॉपिक है, लेकिन इसको लर्न करना भी ज़रूरी है। आप या तो मैंने जो करवाया है ये फॉर्मेशन लिख सकते हो, नहीं आता आपको तो आप बुक में जो लिखा है उसमें से कहीं अंडरलाइन करके लिख सकते हो, या फिर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप सिंपली डायग्राम बनाना, उसमें मिसल फॉर्मेशन की बात लिखना और उसके बाद ये लिख देना कि जब इसके हम लाइक रब करते हैं या किसी तरह उसको हम साफ़ करते हैं, तो दैट द डर्ट कम्स ऑफ या फिर ऑयली पार्ट जो होता है वो निकल जाता है। उसको आप अपने वर्ड्स में ईज़ी फॉर्मेशन में बना बना के लिख सकते हो, जिससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है? तो ये था गाइज़ आपका पूरा 4 चैप्टर जो मैंने आपको बहुत ईज़िली कवर करवा दिया है। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सीरीज़ मैंने पूरी डाल दी है, तो आप इसको जितने भी पार्ट्स हैं इसके, एक बार बैठकर सुनिएगा, चाहे थोड़ा जल्दी सुन लीजिएगा और उसको आप अपने पर्सनलाइज़ नोट में बना लो, बुक से चेक करो और इक्वेशंस को एक व्हाइट पेज पे लिख के रख दो। जब भी आपको टाइम लगे कुछ नहीं करना है, इक्वेशन निकालनी है, बार-बार लिखना है, कीवर्ड्स याद करने हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर किसी हेल्प बुक द्वारा क्वेश्चंस दिए गए जो हैं उनको खुद अटेम्प्ट कीजिए। आप खुद देख पाएँगे कि आप 95% से ऊपर क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन वो तभी होगा जब आप ये सारा पार्ट अच्छे से समझ के लिखोगे, ठीक है? इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैंने छोड़ा है। एलोट्रॉप्स वाला पार्ट जो है, कार्बन का अलग सा है, वो एक येलो बॉक्स में आपको दिखेगा। अगर आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ी बहुत गैदरिंग आप देख सकते हो। अगर नहीं होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूँगी। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है और बस उसके बारे में लिखना होता है कि वो दोनों कैसे अलग हैं, ठीक है? उसमें आपके आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन। ये आपके 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ यू कैन ईज़िली कमेंट एंड आई कैन मेक वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये सारा प्रिपरेशन करके। मैं इसी तरह आपके लिए और क्वेश्चंस लाती रहूँगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड्स अब आने ही वाले हैं, तो बहुत फ़ोकस से पढ़ाई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।